स्टूडेंट्स आइए कल के एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि यहाँ पर आज हम लोग और डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि एक आध कुछ पॉइंटर्स के ऑडियो भी मैं आप लोगों के तक पहुँचाऊँ, तो उसको भी आप लोगों को सुनना होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे पॉइंटर्स, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले ये एक आपकी फिनिशिंग ऑफ द प्रेपरेशन की तरफ आप लोग बढ़ रहे होंगे। और इसमें मैं ऑनलाइन केवल आप लोगों की केवल इसमें मदद कर सकता हूँ। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फुल फ्लेज्ड क्लासेस इलाहाबाद में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन बैच हम लोग यहाँ दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवल दूर से बैठ के पढ़ने के लिए बना है। तो अगर जो भी लड़के डिटेल में बहुत ही डीप और अच्छी स्टडी करने के लिए इलाहाबाद आना चाहते हैं, वो कोचिंग में आके प्रॉपरली पढ़ाई करें। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवल आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए होता है, जो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत हमारा सपोर्ट से भी आप आगे बढ़ते हैं। आइए इसमें देखते हैं। पहला है स्लाइस्ड फ्रूट एंड शुगर जूस इज केप्ट इन द प्रॉपर प्रपोर्शन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ विनेगर। विनेगर को बनाने के लिए जो कटे हुए फल और शुगर जूस को कितने पोर्शन में मिलाया जाता है, तो उसमें 4 हिस्सा फ्रूट होता है और 1 हिस्सा आपका क्या होता है, शुगर जूस होता है। तो 4:1। सेकेंड पॉइंटर है आफ्टर प्री ट्रीटमेंट विद द ऑयल एंड पल्सेस केप्ट ऑन द फ्लोर डिफ्यूज द ऑयल इज अबाउट 12 आवर्स। ओके, ठीक है। ये आपकी जो पल्सेस को ज़मीन के ऊपर रखा जाता है, रखने के बाद उसके ऊपर हम लोग तेल की भाप उनके ऊपर हम लोग छोड़ते हैं, ऑयल को डिफ्यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम कितनी देर के लिए रखते हैं, तो 12 घंटे के लिए उसको फ्लोर के ऊपर बिछा के रखा जाता है। पल्स का मतलब दाल होता है। तो दालों की मिलिंग करने के बाद उसकी जो पॉलिशिंग प्रेपरेशन होती है, उसका ये प्रोसीजर है। 12 घंटे के लिए रखा जाता है। लिग्निन नाम का जो मटेरियल होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है कब, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। साइज ऑफ द फूड ग्रेन इज रिड्यूस बाय शीयर एंड क्रशिंग इन द एट्रिशन मिल। एट्रिशन मिल में शीयर और क्रशिंग के द्वारा फूड ग्रेन का साइज जो है क्या करते हैं, कम करते हैं। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस द क्लेविस टू द सेंटर ऑफ पुल इज द लाइन ऑफ पुल। तो लाइन ऑफ, ये एक इमेजिनरी रेखा है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से होकर क्लेविस से होकर सेंटर ऑफ पुल से गुजरने वाली, इसको लाइन ऑफ पुल कहा जाता है। क्लास 4 टाइप की जो लैंड होती है, ये पार्शली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन होती है। ये तो आप भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 100% आना है। लैंडस्लाइड ऑफ द मोल्ड बोर्ड फास्टन टू द फ्रॉग बाई द प्लाउ बोल्ट, ये भी क्वेश्चन 100% आना है प्लाउ बोल्ट में। मशीन टेस्टेड ऑन द रिक्वेस्ट इज नोन एज अप्लीकेंट। ठीक है, मशीन जो टेस्टिंग के लिए आती है, उसका टेस्टिंग करने से पहले उस मशीन का हम लोग अप्लीकेंट मशीन बोलते हैं। 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे विंड स्पीड होनी चाहिए विंड मिल के द्वारा जनरेटर को चलाने के लिए। स्टेरिलाइजेशन किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल हमने आपको एक पॉइंट और बताया था जिसमें ब्लांचिंग बताया था। ब्लांचिंग द सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पास्चराइजेशन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टेरिलाइजेशन किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर आते हैं इस पर कि ड्रिजल ड्रॉपलेट साइज़ कितना होता है, तो 0.5 mm से कम जो ड्रॉपलेट होती हैं या बूंदें होती हैं, उनको ड्रिजल कहा जाता है, जिनको हम लोग फुहार भी कहते हैं। सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिंगल लार्ज हाई कॉस्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो आपके सिंगल लार्ज हाई कॉस्ट कंपोनेंट को बनाने के लिए किसी भी फैक्ट्री में जिस प्रकार का लेआउट बनाते हैं, उसको फिक्स्ड पोजीशन लेआउट कहते हैं। परसेंटेज ऑफ ब्रान रिसीव फ्रॉम द पैडी, धान से मिलने वाला ब्रान का परसेंटेज कितना होता है, तो 5% होता है। ठीक है, फिर रेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो क्या होता है कि किराया और किसी चीज़ का प्रशासनिक खर्च जो होता है, ये फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल है, मतलब जो मूल्य स्थिर रहते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन इनहेबिटेशन केमिकल। ठीक है, इवेपोरेशन को इनहेबिटेट या बढ़ाने वाला केमिकल कौन सा होता है, सिटाइल एल्कोहल। ग्लास इज ए परफेक्ट बैरियर प्रॉपर्टी। ग्लास क्या होता है, ग्लास के अंदर या ग्लास की बोतल में रखी हुई कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट से बहुत प्रॉपर तरीके से कट हो जाती है, मतलब इन्वायरमेंट से हट जाती है। जैसे ग्लास के अंदर आपने शरबत बना के रखा या जूस बना के रखा या सॉस बना के रखा, तो वो क्या होगा कि हवा में खुली नहीं रहेगी, प्रॉपरली एकदम पैक्ड हो जाएगी। तो बैरियर प्रॉपर्टी मतलब रोधक क्षमता, ग्लास की रोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द साइज रिडक्शन पर यूनिट मास, तो पर यूनिट मास के लिए कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी ग्रेन साइज को छोटा करने के लिए,
तो यहाँ पर है E बराबर K टाइम्स 1/d2 माइनस 1/d1। d1 क्या है, इनिशियल साइज ऑफ द मटेरियल, और d2 है फाइनल साइज ऑफ द मटेरियल। तो आपके पास जैसे कोई किसी भी चीज़ के अनाज का दाना है, उसका इनिशियल साइज़ क्या है, d1 है, मतलब इनिशियल डायमीटर, और फाइनल डायमीटर d2 है। तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा लगेगी उस दाने को कम छोटा शेप देने में, उसके ऊपर ये पॉइंट आपका बनाया गया है। यूज़ ऑफ पॉलीथीन इन द ग्रीन हाउस 1948 से चालू किया गया है पॉलीथीन का इस्तेमाल करना ग्रीन हाउस से में। ग्रीन हाउस ऑन द लेवल्ड ग्राउंड टू गेट मोर लाइट इज नोन एज, ठीक है, समतल जमीन पर बना हुआ ग्रीन हाउस जो कि ज़्यादा लाइट को रिसीव करने के हिसाब से बनाया जाता है, इसको इवन स्पैन या रिज एंड फरो ग्रीन हाउस कहा जाता है। इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द दीज टू एंगल्स, दोनों एंगल के बीच का इंक्लूडेड एंगल कितना होगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन से पहले 64 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन बना लीजिए, फिर 190 डिग्री 32 मिनट, मतलब यहाँ से फिर से 190 डिग्री 32 मिनट डाल के दूसरा लाइन बना लीजिए, इनके बीच का ये एंगल इंक्लूडेड हो गया। तो इसमें से 190 डिग्री 32 मिनट में से 64 डिग्री 28 मिनट घटा दीजिए, तो क्या मिलेगा, 126 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। फिर आते हैं सेमी परवियस लेयर मींस सेमी कन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है, सेमी परवियस लेयर का मतलब सेमी कन्फाइंड एक्यूफर। सेमी कन्फाइंड एक्यूफर की एक प्रॉपर्टी और थी हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस एंड लीकेज फैक्टर, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। विड्थ ऑफ फरो बाई एन एनिमल ड्रॉन मोल्डबोर्ड प्लाऊ एनिमल ड्रॉन जो होता है उसकी विड्थ ऑफ फरो 150 से 200 mm के बीच में होती है, या 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में। ट्रैक्टर माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रीपर द क्रॉप इज गाइडेड बाय द स्टार व्हील, ट्रैक्टर माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रीपर में जो आपकी क्रॉप होती है ये स्टार व्हील के द्वारा क्या होता है, गाइड करी जाती है या एक जगह से दूसरी जगह तक बढ़ाई जाती है। कैंड फूड स्टोर्ड इन ड्राई फूड स्टोर, ठीक है, ड्राई फूड स्टोर में आपका कैंड फूड क्या होता है, स्टोर किया जाता है। और आपको मैंने कल कैनिंग का प्रोसीजर बताया था कि पूरी तरह से निर्वात पैदा करने वाला प्रोसीजर होता है कैनिंग का। फिर आते हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड्स इज बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन, ठीक है, प्रेशर को लगाकर कहीं से लिक्विड निकालना, जैसे जूस में निकाला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। फिर आते हैं मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ इरोजन क्या होता है, रेल इरोजन। इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर इट आंसर इज द रेल इरोजन। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन द मिल्क, स्टोरेज टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाई ब्लो एंड प्रेस एंड ब्लो प्रोसीजर, ठीक है, ग्लास की जो बॉटल्स होती हैं ये 2 प्रकार के कांच के प्रोसीजर से बनती हैं, ब्लो एंड ब्लो प्रोसीजर एंड प्रेस एंड ब्लो प्रोसीजर, ठीक है। तो ये आपके हो गया। फिर आते हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट 2000 हेक्टेयर से कम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, माइनर। मीडियम 2000 से 10,000 हेक्टेयर, और हाई मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट 10,000 से ज़्यादा होता है। लीचिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड से या किसी मतलब मान लीजिए सॉइल एक सॉलिड मटेरियल है, सॉइल के अंदर से जो उसके घुलनशील लवण हैं या घुलनशील सॉल्ट हैं उनको पानी के द्वारा घुल कर वो रिस कर अगर दूसरी जगह पहुंच जाए तो उसको लीचिंग प्रोसीजर कहा जाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब घुलनशील पदार्थों का सॉलिड से निकल जाना लिक्विड के रूप में, लिक्विड के साथ, इसको क्या बोलते हैं, लीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क मतलब किलिंग ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, याद रखेंगे। ओडोर बैरियर पैकिंग डन बाय द वैक्स पेपर, ठीक है, ओडोर का मतलब होता है महक। तो अगर किसी चीज़ में बाहरी महक ना आने पाए उसको रोकने के लिए अगर हम लोग किसी प्रकार की पैकिंग करते हैं तो उसको वैक्स पेपर पैकिंग कहा जाता है। टॉप एंड साइड वेंटिलेशन इज सुटेबल फॉर द ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस, ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस में टॉप एंड साइड वेंटिलेशन क्या होता है, ज़्यादा सुटेबल होता है। हुप टाइप ऑफ रूफ सुटेबल फॉर ग्रोइंग नर्सरी स्टॉक, जहाँ पर आप नर्सरी देखते होंगे वहाँ पर देखते होंगे कि ग्रीन हाउस जो बनता है उसमें ऊपर इस प्रकार की गोल गोल छत होती है, इसी को हुप टाइप ऑफ रूफ कहा जाता है। तो हुप टाइप ऑफ रूफ ये कहाँ पर सुटेबल होती है, नर्सरी जहाँ पर हम लोग के पास होती है। तो हुप टाइप ऑफ रूफ इन्हें ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस में हुप टाइप ऑफ रूफ कहाँ पर होती है, नर्सरी वाली जगह पे। सॉइल इरोजन इज मोर इन द सैंडी सॉइल, इस पॉइंट को याद रखिएगा, रट जाइएगा, चाट जाइएगा, दिमाग में ढाल लीजिएगा कि सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। वेट ऑफ द मैनुअली ऑपरेटेड चैफ कटर
जो मैनुअली ऑपरेटेड चैफ कटर का व्हील या जो पहिया होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से होता है, यहाँ हैंडल होता है, इसको घुमाते हैं हम लोग। तो ये जो मैनुअली ऑपरेटेड चैफ कटर का व्हील होता है, ये 24 किलो से अधिक का होना चाहिए। कंटूर बंड एंड द टेरेस आर द मैकेनिकल मेजर्स, ठीक है। कंटूर बंड और टेरेस क्या होते हैं? एक प्रकार के यांत्रिक पद्धति होती है कृषि की, या मैकेनिकल मेजर होते हैं। सॉइल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय कोन पेनिट्रोमीटर, ठीक है। सॉइल की स्ट्रेंथ जो है कोन पेनिट्रोमीटर के द्वारा निकाली जाती है। स्लो स्पीड सिलेंडर रिकमेंडेड फॉर द पीनट थ्रेशर। पीनट थ्रेशर या पीनट को फोड़ने वाली या मूंगफली वाले की जो थ्रेशर होता है, उसमें स्लो स्पीड सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। सीरियल्स हैज़, सीरियल्स को के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? तो प्रोलाइन होता है, इसमें मिथोनाइन होता है, सेरीन होता है, टायरोसिन होता है, बट इसके अंदर लाइसिन नहीं होता, ये दूध में होता है। फिर आते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी यूनिट। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो स्टोक या सेंटीमीटर पर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेंच, कंट्रोल ट्रेंच की जो स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेंच है, मतलब छिटक छिटक के बनाई गई कंटूर ट्रेंचेस जो होती हैं, या कंटूर बंड जो होते हैं, उनकी लंबाई कितनी होती है? ये 4 मीटर होती है। फॉर एसिड डिलिंटिंग ऑफ द कॉटन सीड रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कॉटन सीड की डिलिंटिंग करने के लिए, या बीज रहित, उसके अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको बाहर निकाल देने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा, कितनी मात्रा इस्तेमाल करते हैं? 1 किलो सीड पर 125 ml सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। कंज्यूमर पैकेज फॉर द एसेप्टिक प्रोडक्ट इज, ठीक है। तो एसेप्टिक प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर पैकेज मतलब कौन सा पैकिंग करी जाती है? तो पेपर, बोर्ड, लेमिनेशन, कार्टून पैकिंग करी जाती है एसेप्टिक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। फिर आते हैं ट्रस फ्रेम व्हेन द स्पैन इज ग्रेटर दैन 15 मीटर, ठीक है। आपके पास अगर कहीं पर आप किसी ग्रीन हाउस को डेवलप कर रहे हैं और 2 खंभों के बीच की दूरी यहाँ पर 15 मीटर से अधिक है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें कई सारे इस प्रकार से लोहे की छड़ें लगाते हैं, इसी को ट्रस कहा जाता है। जैसा कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं, ऊपर की तरफ जो टीन का शेड है उसके नीचे इस प्रकार की छड़ें लगी हुई देखते होंगे। तो 15 मीटर से अधिक स्पैन हो जाने पर ट्रस का निर्माण किया जाता है। फिर आते हैं इस पर डायमेंशन ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी की डायमेंशन कितनी है? L स्क्वायर है। अब आते हैं रो स्पेसिंग ऑफ द कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप की जो रो स्पेसिंग होती है या रो टू रो दूरी कितनी है? 35 से 40 इंच है। ई का मान या एक्सेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता का मान अगर आधार की चौड़ाई के 1/6 से कम हो जाए ग्रेविटी डैम में, तो सेफ्टी अगेंस्ट टेंशन आपको प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है ये टेंशन में वीक होता है बट कंप्रेशन में मजबूत होता है। फिर आते हैं डेप्थ ऑफ द मीडियम डीप सॉयल इस 45 से 90 सेंटीमीटर। मीडियम डीप सॉयल की 45 से 90 सेंटीमीटर क्या होती है? डेप्थ होती है। DRS जनरेटेड फ्लड हाइड्रोग्राफ 1800 मीटर क्यूब पर सेकेंड विद द बेस फ्लो। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्ट रन ऑफ जो है आपका कितना यहाँ पर उत्पन्न होगा जब आप बेस फ्लो को घटा देंगे, तो 1800 में से 20 घटाएंगे तो 1780 मिलेगा। टॉप एंड साइड वेंटिलेशन यूज्ड इन द ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस, इसको मैंने दोबारा रिपीट किया, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं है क्योंकि हमने 2 बार इसको बताया। टॉप एंड साइड वेंटिलेशन यूज्ड इन द ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस। ओवरहेड स्प्रिंकलर कंपोनेंट क्या होते हैं? ओवरहेड स्प्रिंकलर के कंपोनेंट क्या होता है? राइजिंग पाइप जिसके अंदर स्प्रिंकलर के अंदर जिससे पानी चढ़ता है, एंड कलेक्शन ट्रेस। कलेक्शन ट्रेस और राइजिंग पाइप क्या होते हैं? ओवरहेड स्प्रिंकलर के मेन कंपोनेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। लिक्विड CO2 यूज्ड फॉर द CO2 इनरिचमेंट ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए लिक्विड CO2 का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स में। फिर आते हैं सॉइल में। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवर्स 10 लीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द हेड ऑफ 7.5 मीटर। द पंप की पावर कितनी होगी? तो 10 में 7.5 का गुणा करके 9.8 का गुणा कर दीजिए, 1000 से भाग कर दीजिए तो 0.746 आपको किलोवाट में पावर मिल जाएगी। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट इज कंसीडर टू बाई IMD, ठीक है, इज कॉल्ड सीवर इफ द रेनफॉल डिफिशियंसी इज ग्रेटर देन 50%। मतलब वर्षा की कमी अगर 50% से अधिक हो जाए तो मेट्रोलॉजिकल या इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले उसको संकटग्रस्त स्थिति कहते हैं या सीवर स्थिति कहते हैं। फिर आते हैं नॉर्मल रेनफॉल इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेनफॉल फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। 3 से 30 साल की रेनफॉल की जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है,
उसी को नॉर्मल रेनफॉल का नाम दिया गया है। ठीक है, ए स्ट्रीम डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन इज नोन एज इफीमेरल स्ट्रीम। ठीक है, जिस स्ट्रीम में जहाँ पर कहीं पर भी बेस फ्लो ना हो रहा हो तो वहाँ पर क्या मिलेगी, इफीमेरल स्ट्रीम मिलेगी। ये जनरली पक्की ज़मीनों पर आपको प्राप्त होती है जहाँ पर ऊपरी सतह इतनी कड़क हो कि पानी अंदर ना जा पा रहा हो। नेक्स्ट पे आते हैं, ड्राफ्ट ऑफ द मोल्डवुड प्लाउ डेवलपिंग 100 kg पुल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर अगर कोई चीज़ लग रही है तो उसका कंपोनेंट आपका हो गया 100 cos 30 और इसका आपको बन जाएगा 86 kg ड्राफ्ट का मान। क्रशिंग एफिशिएंसी होता है सरफेस एनर्जी क्रिएटेड अपॉन सरफेस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड। सरफेस एनर्जी कितनी क्रिएट हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, उसके रेशियो को क्रशिंग एफिशिएंसी कहते हैं। स्ट्रक्चरल मेंबर रनिंग थ्रू आउट द ग्रीन हाउस इज लेंथ इज पर लिन। ठीक है, जहाँ पर आप लोग ग्रीन हाउस डेवलप करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रीन हाउस का मैं सैंपल चित्र बना दे रहा हूँ इस प्रकार से, और इसमें जब आप पूरा ग्रीन हाउस बनाते हैं तो एक जो पूरी ग्रीन हाउस की लंबाई में जो इस प्रकार की बल्लियाँ लगती हैं, इस ये पूरी लेंथ में रहती हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, परलिन। तो परलिन स्ट्रक्चरल मेंबर रनिंग थ्रू आउट द ग्रीन हाउस लेंथ। तो ग्रीन हाउस की पूरी लंबाई में लगी हुई जो बल्ली है या लोहे की छड़ है, इसको क्या नाम दिया गया है, परलिन का नाम लिया गया है। फिर आते हैं यूनिट हीटर। यूनिट हीटर क्या होता है, द मोस्ट कॉमन एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव हीटिंग सिस्टम। यूनिट हीटर सिस्टम क्या होता है, सबसे साधारण और सबसे ज़्यादा कम खर्च वाला हीटिंग सिस्टम होता है, इसको यूनिट हीटर सिस्टम कहते हैं। B = 2D फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। किसी भी जगह पर जहाँ पर आयताकार चैनल या आयताकार नाली या आयताकार नहर बनी है तो उसमें आधार की चौड़ाई पानी की गहराई के दुगने के अगर बराबर रहे तो वो मोस्ट इकोनॉमिकल या अधिकतम मितव्ययी कहलाता है। PF ऑफ द प्रोमोलेटिव फ्रैक्शन ऑफ द सॉयल। PF होता है आपका 1000 सेंटीमीटर के लिए, वैल्यू इसकी 3 होती है। वैसे PF में जब भी यहाँ एक के आगे 3 जीरो तो आंसर इसका 3 होगा, एक के आगे 4 जीरो तो आंसर 4 होगा, क्योंकि ये लॉग के फॉर्मूले से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अब लॉग ये फार्मूला इसका क्या है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, बट आप लोग को आज क्लू के लिए बता दे रहा हूँ कि इफ़ देयर इज़ 10,000 सेंटीमीटर देन द आंसर इज़ 4, इफ़ देयर इज़ 100 सेंटीमीटर द आंसर इज़ 2, इफ़ देयर इज़ 10 आंसर इज़ 1। देन प्रोपेलर पंप इज़ यूज फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज। इन जनरल परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वातावरण में CO2 का परसेंटेज कितना है, 0.0345। इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का रेशियो फ्रॉड नंबर कहलाता है। सिपोलिटी वियर की साइड स्लोप 1:4 होती है। द टाइप ऑफ फ्लो इन द टाइल ड्रेन, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल फ्लो। पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इज द 40 डिग्री, तो वाइड रेशियो कितना हो जाएगा, 0.40 अपॉन 1.50 आ जाएगा 0.66। ग्रीन हाउस क्रॉप्स लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम इन द समर डेज। ठीक है, समर डेज में ग्रीन हाउस क्रॉप की लाइट इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है, जिसका मान होता है 129.6 लक्स के बराबर। लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी को नापने की यूनिट होती है। ठीक है, इसको नापने की यूनिट होती है। फिर आते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी कैन बी obtained by data from the recording gauge। रेनफॉल इंटेंसिटी बाय डेटा, रेनफॉल इंटेंसिटी जो है रिकॉर्डिंग रेन गॉज से प्राप्त डेटा से निकाली जाती है रेनफॉल इंटेंसिटी। तो जहाँ पर रिकॉर्डिंग रेन गॉज होगा वहीं पर ही रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए वैल्यू निकाली जा सकेगी। एक स्टेशन रेन गॉज फॉर द प्लेन्स इंस्टॉल्ड एट 520 किलोमीटर स्क्वायर। 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गॉज या रेन को या वर्षा मापी एक 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक लगाया जाता है, कहाँ पर, प्लेन वाले एरिया में। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र है। फिर आते हैं, करंट मीटर इज़ यूज्ड टू मीजर वेलोसिटी। करंट मीटर का मान वेलोसिटी निकालने के लिए करते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट विद द कंट्रोल मीजर रिड्यूस द पीक रन ऑफ रेट। ठीक है, वाटर शेड का जो मैनेजमेंट होता है या एक निश्चित एरिया जिसके अंदर पानी किसी एक पॉइंट से बाहर निकल रहा हो, सारे इस एरिया का पानी, तो ये इस पॉइंट का ये वाटर शेड कहलाएगा। और इस वाटर शेड में अगर हम लोग जगह जगह पानी के बहने के ऊपर, पानी के बहाव के ऊपर कंट्रोल लगाएं तो पीक रन ऑफ रेट क्या होगा, ये आपका रिड्यूस कर जाएगा, यहाँ से पीक रन ऑफ रेट कम हो जाएगा। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि किसी भी भूमि का रन ऑफ रेट कम रहे ताकि उसके ऊपर पानी रुके और इसका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। टू गेट हाई एफिशिएंसी आर्किमिडियन स्क्रू हैज़ एन एंगल लेस देन 30
डिग्री, ठीक है। आर्किमिडियन स्क्रू क्या होता है, स्क्रू के द्वारा पानी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, तो इसकी जो एंगल होता है ये आपका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री से कम होना चाहिए। पर्च्ड एक्यूफर इज द स्पेशल केस ऑफ कन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है। दो इम्परवियस लेयर के बीच में अगर पानी कहीं फंसा हुआ है तो वो पर्च एक्यूफर कहलाता है। डस्ट एंड द एल्गी कलेक्टेड ओवर रिजिड पैनल, ठीक है। डस्ट और एल्गी होता है, ये रिजिड पैनल के ऊपर क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। स्पीड एन और डिस्चार्ज क्यू और हेड एच के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ये स्पेसिफिक स्पीड के फॉर्मूले में होता है। फेवरेबल CO2 इज फेवरेबल मतलब कि फेवरेबल CO2 का मान कितना होता है सभी क्रॉप्स के लिए 1000 से 1200 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। फिर आते हैं फ्लो मीटर, कैपेबल फॉर गिविंग द रेट ऑफ फ्लो एज वेल एज द टोटलाइज फ्लो। रेट ऑफ फ्लो और टोटल फ्लो को बताने वाला फ्लो मीटर कौन सा है, लॉब्ड इम्पेलर फ्लो मीटर। बंड्स फॉर्मेशन एट एक्सट्रीम एंड ऑफ कंटूर बंड, इसको क्या बोलते हैं, साइड बंड। तो एक्सट्रीम एंड ऑफ कंटूर बंड के पर बनने वाली बंड फॉर्मेशन को साइड बंड कहा जाता है। लो इरोजन प्रॉब्लम इन द लोमी सॉयल, लोमी सॉयल में होने वाली प्रॉब्लम जो होती है, लो इरोजन प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन किस में होता है, तो सैंडी सॉयल में, ये मैंने आपको बताया। लो इरोजन प्रॉब्लम किस में होती है, लोमी सॉयल में। फन एंड पैड सिस्टम टावर टेम्परेचर इनकमिंग अबाउट 80 डिग्री, ठीक है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फन और पैड सिस्टम में जो आपका अच्छा, फन एंड पैड सिस्टम लोअर द टेम्परेचर, ठीक है। फन एंड पैड सिस्टम जो है टेम्परेचर को 80% तक क्या होता है, घटा देता है। फैन एंड पैड सिस्टम, ठीक है। फिर शीट ऑफ द वाटर विच ओवरफ्लोज बाई ए वियर, किसी वियर के ऊपर से जो पानी की पतली चादर बहती हुई दिखाई देती है, इसका नाम क्या होता है, नेपी इसका नाम होता है। कर्व नंबर इज फॉर इम्परवियस सर्फेस इज 100, कर्व नंबर का मान इम्परवियस या ऐसी सरफेस जिसमें पानी अंदर न जा सकता हो उसके लिए क्या होती है, 100 होता है। ग्लोवर डम इक्वेशन यूज फॉर अनस्टेडी स्टेट ड्रेन स्पेसिंग, अनस्टेडी स्टेट की ड्रेन स्पेसिंग के लिए ग्लोवर डम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। सॉयल मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम रूट्स इज, ठीक है, ये किस तरीके से होता है, तो पहले ज़्यादा फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, तो 40 30 20 10 इस तरीके से हम इसके अनुपात को शो कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ पे। हाँ, द एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ इज द वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। हाइड्रोग्राफ के नीचे पड़ने वाला एरिया डायरेक्ट रन ऑफ के वॉल्यूम को बताता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द क्लीन सैंड सैचुरेटेड विद द फ्रेश वाटर इज हाई, तो क्लीन सैंड की या साफ बालू की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सैचुरेटेड विद सैचुरेटेड वाटर, ये हाई होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ए पार्ट ऑफ रेनफॉल दैट इन्फिल्ट्रेट्स एंड मूव लेटरली थ्रू द अपर क्रस्ट ऑफ सॉयल इज इंटरफ्लो, ठीक है। अपर क्रस्ट ऑफ सॉयल में जो पानी का पार्ट जब रेनफॉल होने के बाद इसमें जो पानी अंदर की तरफ अपर क्रस्ट में या ऊपरी सतह में घुस जाता है और लेटरली मूव करता है, मतलब पानी के बहाव की दिशा अगर इस तरफ है तो वो पानी ये भूमि की सतह में अंदर प्रवेश करके साथ साथ इधर की तरफ मूव करता रहेगा लेटरली, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरफ्लो कहा जाता है इस प्रकार के फ्लो को। रिलीफ ऑफ द वाटर शेड हैड द यूनिट ऑफ मीटर, वाटर शेड में रिलीफ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। किसी दो ऊंचे नीचे पॉइंटों को आप उनके बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी होगी, मीटर में ही नापी जाएगी, इसलिए उसको रिलीफ बोलते हैं, वही मीटर में नापी जाती है। स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल द पावर रिक्वायर्ड इज 8 टाइम, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पीड दुगनी करनी है तो उसको 8 गुना पावर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं डायमेंशन ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी के ऊपर। फिर से शायद ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया है क्या, हाँ ये आपको बताया जा चुका है, ये पेज दोबारा रिपीट हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, ये भी आपको बताया चुका है। डार्सी लॉ इज अप्लीकेबल, हाँ ठीक है। डार्सी लॉ जो होता है ये रेनॉल्ड नंबर 1 से कम के लिए अप्लीकेबल होता है। और डेप्थ ऑफ द मीडियम डीप सॉइल 45 से 90 सेंटीमीटर होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा मैंने इसे रिपीट किया है। रन ऑफ फैक्टर इज अ न्यू फैक्टर इन मॉडिफाइड मूसले इक्वेशन, ठीक है। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है जिसके द्वारा हम लोग सॉइल लॉस को निकालते हैं, तो उसके
न्यू फैक्टर जो मॉडिफाइड यूजली इक्वेशन में है या मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में है, इसको रन ऑफ फैक्टर कहते हैं। कंटूर ट्रेंचिंग इज फॉलोड व्हेन द लैंड स्लोप एक्सीड 33 डिग्री। कंटूर ट्रेंचिंग का इस्तेमाल करते हैं जब लैंड स्लोप का मान क्या हो जाता है, 33 डिग्री से अधिक हो जाता है। क्लोज्ड कंटूर विद द हायर वैल्यू इनसाइड, इसको हिल कहते हैं, जहाँ पर कंटूर में अंदर की तरफ कंटूर लाइनों का एलिवेशन बढ़ रहा हो, वहाँ पर क्या मिलती है हमको, हिल मिलती है। 30x4 सेंटीमीटर फ्रेम्ड का जो ग्रीन हाउस होता है उसमें कितने हूपों की संख्या लगेगी? अगर एक हूप की स्पेसिंग कितनी है, 1.25 मीटर है, तो इस केस में 25 हूप लगेंगे आपके टोटल। आपको यहाँ पर 30 में 1.25 का भाग करके एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में एक जो हूप होता है शुरुआत वाला, उसको आपको इंक्लूड करना है। फिर आते हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता है 2000 हेक्टेयर से कम होता है। डायमेंशन ऑफ द इंट्रिंसिक परमेबिलिटी ये L² होती है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी ये L² होती है। फिर आते हैं प्रेशर प्लेट एपरेस्टर यूज फॉर द सॉइल मॉइस्चर टेंशन अप टू 15 बार, ठीक है। 15 बार तक के सॉइल मॉइस्चर टेंशन के लिए प्रेशर प्लेट एपरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट बिकम टॉलर व्हेन द DIF बिकम्स जीरो। डिफरेंट DIF का मतलब डिफरेंस बिटवीन द डे टेम्परेचर एंड द नाइट टेम्परेचर। डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर के बीच का जब डिफरेंस जीरो हो जाता है तो जो पौधे होते हैं बड़ी तेज़ी से लंबे होते हैं। फिर आते हैं ड्रेनेज कोफिशिएंट ऑफ ए ड्रेनेज हैविंग 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 100 हेक्टेयर खेत में अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का ड्रेनेज दिया जाए तो 24 घंटे में जितना पानी दिया जाएगा फील्ड के एरिया से उसमें भाग कर देंगे तो 8.64 सेंटीमीटर आपको वैल्यू प्राप्त होगी, या मीटर में 0.084 मिला होगा। फिर आते हैं इस पर कि मोस्ट ऑफ द हीट लॉस्ट इन द ग्रीन हाउस थ्रू द कवरिंग मटेरियल। मैक्सिमम हीट लॉस कवरिंग मटेरियल के द्वारा होता है। ड्रेनेज ऑफ द सीपेज वाटर अक्रॉस हिल साइड के द्वारा ड्रेनेज ऑफ द सीपेज वाटर होता है, ये इंटरसेप्टर ड्रेनेज को कहा जाता है, ठीक है। कहीं पर अगर किसी जगह पर अगर हिली एरिया है और यहाँ पर पानी अगर बह रहा है और इसमें सीपेज हो रहा है तो इसमें जो वाटर का सीपेज है ये इंटरसेप्टर ड्रेन के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। सीवर ड्रॉट कंडीशन में 50%। सीवर ड्रॉट तब मिलेगा जब रेनफॉल का मान क्या हो जाएगा, 50% अकॉर्डिंग टू रेनफॉल डिफिशिएंसी 50% से अधिक हो जाएगी अकॉर्डिंग टू IMD, ठीक है। वाटर शेड प्लानिंग रिक्वायर्ड। वाटर शेड की प्लानिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड वेदर कैरेक्टरिस्टिक दोनों निकालना। जुडिशियल यूज ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स इज द वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है। भूमि और वाटर रिसोर्स का एक न्यायिक इस्तेमाल या जुडिशियल यूज़ करना क्या कहलाता है, वाटर शेड कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फॉग कूलिंग सिस्टम मीन साइज ड्रॉपलेट इज़ लेस दैन 10 माइक्रोन, ठीक है। फॉग कूलिंग सिस्टम में जो हम लोग ड्रॉपलेट या बूंदों का जो हमारे इस्तेमाल होते हैं, जो फॉग या जो धुंध बनती है वो 10 माइक्रोन से कम की बूंदें होती हैं। द सिंगल ड्रॉन फ्लोट ग्लास हैज़ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 3 to 4 mm। ट्रैक्शन कोफिशिएंट इज मैक्सिमम व्हेन द फील्ड इज ड्राई। ट्रैक्शन कोफिशिएंट सबसे अधिक होगा ट्रैक्टर को चलाते वक्त जब फील्ड कैसा हो, सूखा हो। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो मैक्सिमम लोग उसको प्लाउडेड एंड स्टिकी लगा के आते हैं, मतलब फील्ड में पानी हो और जुताई हो चुकी हो खेत की। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ड्राई खेत में ट्रैक्शन कोफिशिएंट सबसे अधिक होता है। पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इज गुड फॉर वाटर। वाटर के लिए पोरोसिटी ऑफ द सॉइल क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट आते हैं, स्पेसिफिक यील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनकन्फाइंड एक्यूफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लाइसीमीटर यूज फॉर इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन निकालने के लिए लाइसीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक यील्ड जो है या विशिष्ट उपज आपकी प्रॉपर्टी किसकी होती है, अपरिवर्धित जलभृत या अनकन्फाइंड एक्यूफर। देयर आर 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द फ्लड हाइड्रोग्राफ। जब फ्लड हाइड्रोग्राफ बनाते हैं तो उसमें 2 आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं जहाँ से कर्व अपना नेचर चेंज करता है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे देयर आर 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द फ्लड हाइड्रोग्राफ। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज पैक्ड इन द PET कंटेनर या पॉलीएथिलीन कंटेनर, ठीक है। PET कंटेनर इसको कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक के जो वॉल्यूम होते हैं सबसे अधिक वॉल्यूम किसमें पौधे, इसीलिए आपको मार्केट में 2-2.5 लीटर की जो
वॉल्यूम की कोल्ड ड्रिंक आती है वो प्लास्टिक की या पीईटी की बॉटल्स होती हैं। डेंसिटी ऑफ एचडीपीई शीट क्या होती है? 940 केजी पर मीटर क्यूब। एचडीपीई शीट का मतलब जो स्प्रेयर की का जो डिब्बा होता है, जैसे आप पीठ पर टांग के और कीटनाशक छिड़काव करते हैं तो जो पीछे का डिब्बा होता है वो एचडीपीई शीट का बना होता है। इसकी डेंसिटी होती है 940 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, पानी की डेंसिटी से थोड़ा कम ही हुआ, लेकिन फिर भी एचडीपीई शीट मतलब हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की बनी होती है। पीजोमीटर यूज टू द मीजर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को नापने के लिए पीजोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। साइंस एंड द प्रैक्टिस वाटर फ्लो मेजरमेंट इज नोन एज फ्लूवीमेट्री। फ्लूवीमेट्री कही जाती है जहाँ पर हम लोग पानी के फ्लो का मेजरमेंट करते हैं, उसको फ्लूवीमेट्री का नाम दिया गया है। रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के ग्राफ को हाइटोग्राफ कहा जाता है। ईस्ट एंड वेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रीन हाउस बेटर इन द विंटर। जाड़ों के समय पे किसी भी ग्रीन हाउस का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? ईस्ट टू वेस्ट या पूरब से पश्चिम की तरह। ग्रीन हाउस यूज फॉर द क्रॉप ड्राइंग इन ऑफ सीजन। ऑफ सीजन के समय जब ग्रीन हाउस में कोई और काम ना हो तो हम लोग उसको क्रॉप ड्राई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन हाउस को। रेशनल फार्मूला प्रेडिक्ट्स द पीक रन ऑफ रेट। जो रेशनल फार्मूला है Q बराबर CIA/360, वो पीक रन ऑफ रेट को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। सेमी ओपन इम्पेलर श्राउडेड वन साइड एंड वन साइड वॉल। एक साइड वायल होती है और एक साइड क्या होता है? श्राउडेड होता है, एक साइड उसमें इम्पेलर होते हैं, इसको सेमी ओपन इम्पेलर कहा जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंजर्वेशन डिच। कंजर्वेशन डिच का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 1.583 मीटर स्क्वायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिच का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। फार्म पॉन्ड आर मेड ऑफ डग आउट ऑफ द सॉइल। जो फार्म पॉन्ड होते हैं मिट्टी को खोद कर बनाए जाते हैं, तो नेचुरली नहीं बनते, मिट्टी को खोद कर अलग से बनाए जाते हैं। इसलिए कभी भी फार्म पॉन्ड को आप नेचुरल स्ट्रक्चर या प्रकृति ने तालाब जैसे बना दिया तो वो प्रकृति ने नहीं बनाया, इंसान ने खोद कर बनाया है, जो फार्म के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। ट्रे बेड लोड सैंपलर हैविंग हाई ट्रैप इफिशिएंसी ऑफ सीजन ग्रीन हाउस यूज फॉर ड्राइंग द क्रॉप। ठीक है। ट्रे बेड लोड सैंपलर हैविंग द हाई ट्रैप। जो ट्रे बेड लोड सैंपलर होते हैं उनकी ट्रैप एफिशिएंसी सबसे अधिक हाई होती है, मतलब कि इस पर सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ ट्रैप होती है। ये आपका ट्रे बेड लोड सैंपलर में। ऑफ सीजन यूज़ ऑफ ग्रीन हाउस, मतलब ये पहले बताया हम लोग कि फसलों को सुखाने के लिए ग्रीन हाउस को ऑफ सीजन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दोनों जो पॉइंट हैं ये आप जेई के लिए उतने ज़रूरी नहीं, इनको आप रहने दीजिए। डायमीटर ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेल। ऑब्जर्वेशन वेल जो आपका थीम इक्वेशन में होता है, इसकी रेंज कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर या 1 इंच से 2 इंच भी होता है। डी एब्यूजन इफिशिएंसी किस में निकाली जाती है? हाइड्रोलिक रैम में निकाली जाती है डी एब्यूजन इफिशिएंसी। स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच की लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर। पहले ही पॉइंट बताया, लेकिन फिर से ये दिमाग में रखिएगा। मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ इरोजन रिवल होता है, फिर से बता रहा हूँ। कंटूर ट्रेंचिंग इज डन व्हेन द लैंड स्लोप। कंटूर ट्रेंचिंग तब करते हैं जब लैंड स्लोप 33% से अधिक हो जाता है। वाटर एंटर्स थ्रू द बॉटम इन द केस ऑफ कैविटी वेल। कैविटी वेल में पानी इंसर्ट करता है बॉटम से। ठीक है। वाटर शेड इज द गुड ड्रेनेज नेटवर्क प्रोड्यूस द हाइड्रोग्राफ विद द एब्रप्ट फॉलिंग लिम्ब। ठीक है। गुड ड्रेनेज नेटवर्क वाला जो हाइड्रोग्राफ होता है उसकी फॉलिंग लिम्ब बड़ी तेज़ी के साथ गिर जाती है, क्योंकि हाइड्रोग्राफ के अंदर एक राइजिंग लिम्ब होती है, मतलब एक तरफ का हिस्सा उठता है दूसरी तरफ का हिस्सा गिरता है। तो दूसरी तरफ का हिस्सा बहुत तेज़ी से अगर नीचे गिरेगा तो उसको इस प्रकार से शो किया जाएगा कि पानी जब आया तो धीरे धीरे, लेकिन जब किसी जगह से खाली होना तो बड़ी तेज़ी के साथ हो गया, तो उसका एब्रप्ट फॉलिंग लिम्ब कहा जाता है उसे। ठीक है। फिर आते हैं द रिटर्न पीरियड ऑफ एनी हाइड्रोलॉजिकल इवेंट किस में नापी जाती है? ईयर्स में नापी जाती है। टाइम टू पीक। ठीक है। टाइम टू पीक रन ऑफ के पीक का जो समय होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के 0.7 गुना या 70% के आसपास होता है। यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन इन ए वाटर शेड डेवलप्ड बाय द एस कर्व। डिफरेंट ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए एस कर्व मेथड का इस्तेमाल करते हैं। विजिबल रेंज ऑफ रेडिएशन, मतलब दृश्य जो हमारे दृश्य प्रकाश की जो विजिबल रेंज होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। इम्परमेबल फ्लो बट हैविंग वाटर इन इट्स पोर्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एक्यूक्लूड। ठीक है। जहाँ पर जिनके अंदर
पानी का फ्लो तो ना हो पाए लेकिन उसके अंदर पोर्स में पानी हो, उसे एक्यूक्लूड कहेंगे, जहाँ पर पानी मौजूद हो। 50 से 80% एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर द मोस्ट ऑफ द क्रॉप। मैक्सिमम क्रॉप के लिए आरएच का मान 50 से रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान 50 से 80% के बीच में होता है। विंड रेजिस्टेंस ऑफ द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर 130 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर का जो विंड रेजिस्टेंस है या कितनी हवा तक वो नहीं उखड़ेगा, तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक नहीं उखड़ेगा। तो डायमीटर ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेल ये तो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक पॉइंटर सीरीज मैंने यहाँ पर ख़त्म किया। इस पॉइंटर को आप लोग इजीली देखे रहिएगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स और हैं जो कि मैं हो सकता है कि रात तक में डाल लूँ। वैसे वो सारे भी आपके पॉइंट्स में आपको बताए जा चुके हैं, उसको जानना या ना जानना जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं 12 बजे के पहले कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें रहें। और यहाँ पर ऑफलाइन बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑफलाइन बैच की ज़रूरत ये है कि ऑनलाइन स्टडी का एक निश्चित समय था, कि इसलिए ऑनलाइन स्टडी चालू करी गई थी कि कोरोना था, स्टूडेंट दूर से नहीं आ सकते थे। मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये बातें पहुंचाई जा चुकी हैं कि हम लोग यहाँ पर इलाहाबाद में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कोचिंग स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप लोगों से मेरी ये सख्त, और सख्त क्या मतलब, एक गुजारिश है कि आप सभी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचें, क्योंकि ऑफलाइन स्टडी टेक्निकल कोर्सेज की बात ही अलग होती है। यहाँ पर जो बच्चे ऑफलाइन, जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ चुके हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे कि ऑफलाइन स्टडी में आप मैक्सिमम चीज़ें सीखते हैं, और वहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ द टीचर एंड द बोर्ड के सामने बैठना और पढ़ना एक बात ही अलग है उसकी। तो बहुत जल्दी ही ऑफलाइन कोचिंग यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करने की जो डेट है वो शायद 1 जून या 2 जून रहेगी। तो मैक्सिमम लड़के यहाँ पर आकर अपने रूम लेकर सेटल डाउन हो जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग ऑफलाइन बैच जब स्टार्ट करेंगे तो ऑफलाइन बैच की डेट अनाउंसमेंट हम लोग अपने ग्रुप पर डालेंगे और अपने चैनल पर डालेंगे, उसको देखकर आप लोग यहाँ पर आएंगे। और जो भी लड़के ऑनलाइन बैचेस में हमारे पास ज्वाइंट हैं, ऑफलाइन बैच में जो भी यहाँ पर हम लोग फीस स्ट्रक्चर रखेंगे, जो बच्चे ऑनलाइन में जितनी भी पेमेंट उन्होंने करी है उसका 50% फीस उनके ऑफलाइन बैच के फीस में से कट कर दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। लेकिन ऑफलाइन में जो फ्रेश बच्चे आएंगे उनको फुल पेमेंट ऑफ फीस करनी पड़ेगी। जैसे ऑनलाइन में किसी बच्चे ने 5,000 रुपये पेमेंट हमें कर रखा है, ऑफलाइन बैच की फ़ीस मान लीजिए 12,000 रखी जाती है, तो उस बच्चे से 12,000 में से 2,500 रुपये घटा दिया जाएगा, क्योंकि 5,000 उसने पहले दे रखा है, तो उस 5,000 का 50% 2,500 बनता है, और 12,000 में से 2,500 घटाएंगे तो बचेगी उसकी 9,500, तो उसकी फ़ीस 9,500 लगेगी। इस तरीके से एक फ़ीस स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, जिसमें ऑनलाइन स्टूडेंट जो अभी तक हमारे पास ज्वाइंट है उनको भी फ़ायदा मिल सके, और जो ऑफलाइन बच्चे फ्रेश स्टूडेंट आएंगे वो उनको भी हमें फ़ायदा हम दे सकें। तो यहाँ पर जो भी बच्चे पहुँचेंगे बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। और इसी मैसेज के साथ शॉर्टकट में मैं इस मैसेज को ख़त्म कर रहा हूँ। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शब्बा खैर।